अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आम इंतखाबात के लिए 8 फरवरी की तारीख तय कर ली गई है। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का खत भी पेश कर दिया। अदालत का सदर के दस्तखत ना होने से मुतालिक इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल बोले तौसीक का लेटर कुछ देर में आ जाएगा। ऐवान सदर करीब है, किसी को भेज कर मंगवा लें। चीफ जस्टिस का मुकालमा। मजीद जानते हैं इस हवाले से तैयब बलोच से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। जी अभी जो है वो समाअत दोबारा शुरू होगी, ताहम अभी तक जो है वो ऐवान सदर की दस्तखतशुदा दस्तावेज़ात का जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है। आज जब 2 दफ़ा इस समाअत में वक्फा किया गया था। पहली दफ़ा जब समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान रोस्टम पर आए और उनका ये कहना था कि अभी तक जो है वो गुज़िश्ता रोज़ की जो मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स तैयार नहीं किए जा सके, तो हमें कुछ वक्त दे दिया जाए ताकि मिनट्स पेश कर सके। तो उस पर समाअत में वक्फा कर दिया गया। फिर वक्फे के बाद जब समाअत दोबारा शुरू हुई तो इलेक्शन कमीशन के हुकाम और अटॉर्नी जनरल जो है वो अदालत में पेश हुए। अटॉर्नी जनरल की जानिब से जो है वो मीटिंग के मिनट्स जो हैं वो भी पेश किए गए। तमाम जब दस्तावेज़ात पेश की गई तो चीफ जस्टिस का कहना था कि इन दस्तावेज़ात के ऊपर तो सदर मुमलिकत के दस्तखत नहीं है। आप कह रहे हैं कि 8 फरवरी की तारीख जो है वो हतमी हो चुकी है, लेकिन सदर की जानिब से दस्तखत नहीं है, तो हम कैसे एतबार कर लें। तो इस पर अटॉर्नी जनरल का कहना था कि कुछ अगर वक्त दे दिया जाए तो हम जो है वो सदर से दस्तखत करा लेते हैं। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐवान सदर कितना ही दूर है, पास ही तो है, आप किसी भी नुमाइंदों को भेजकर जो है वो ऐवान सदर से इस दस्तावेज़ात के ऊपर सदर के दस्तखत करा सकते हैं। तो इसी वजह से फिर समाअत में जो है कुछ देर के लिए वक्फा कर दिया गया है। अब ऐवान सदर से दस्तखतशुदा दस्तावेज़ात का जो है इंतज़ार किया जा रहा है। जो ही ये दस्तावेज़ात जो है अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को मिलेंगी तो अटॉर्नी जनरल कोर्ट रूम नंबर 1 में जाकर अदालत को बताएंगे और उसके बाद जो है अदालत इस मामले पर जो है वो अपना हकमी हुक्मनामा जो है वो लिखवाएगी। तमाम सदर मुमलिकत की जानिब से दस्तखतशुदा जो दस्तावेज़ात हैं उनका अब सुप्रीम कोर्ट में बड़ा बेचैनी से जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है। जी ठीक है तैयब, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सारे इदारे काबिल एहतराम हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपने मौक़िफ़ पर खड़ा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं हर कोई कहता है इलेक्शन शफाफ हों, लेकिन मदाखलत भी की जाती है। मुतफ़िक़ का फैसला हुआ कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा सदर से मिलने से इनकार नहीं किया, ना मिलने का फैसला कमीशन का था। सदर मुमलिकत ने हमें अच्छे तरीके से वेलकम किया। सदर मुमलिकत और सुप्रीम कोर्ट को 11 फरवरी की तारीख दी। मुतफ़िक़ का फैसला हुआ कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। पहले भी फरवरी में इलेक्शन होते रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया निगरान हुकूमत बनाना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ निगरान हुकूमत की निगरानी करना है। हर कोई कहता है इलेक्शन शफाफ हो, लेकिन मुदाखलत भी की जाती है। देखते जाएं इलेक्शन कमीशन क्या करता है। पोलिंग डे इतवार का दिन क्यों नहीं रखा, सहाफ़ी का सवाल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा चलें इस बहाने बच्चों को स्कूल की एक और छुट्टी मिल जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मजीद बताया सिंध के इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ शिकायत आ रही हैं, शिकायत में सच्चाई हुई तो कार्रवाई करेंगे। हम भी शफाफ इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं। इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। उन्होंने शिकवा किया कि हमें भी किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, शफाफ इंतखाबात के बगैर गुजारा नहीं। हम भी 90 रोज़ में इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन आइन की बाकी शिकें भी सामने रखनी हैं। जब एक दफ़ा सेंसस फाइनलाइज हो जाए और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट उसको अप्रूव कर दे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। आइन बहुत क्लियर है कि उसके बाद उसको डीलिमिटेशन करना है। डीलिमिटेशन कैसे हुई, कहाँ हुई, कब हुई, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। मैं कई मेंबर नेशनल असेंबली को अपने भी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को भी मिला हूं। मैंने देखा हर एक को कोई ना कोई इशू है। जाहिर है कि अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, आई एम यूज्ड टू इट, तो अगर उसका कुछ हिस्सा निकल गया, कुछ हिस्सा नया आ गया, तो आई एज अ पोटेंशियल कैंडिडेट मुझे उसके लिए फिर ऑब्वियसली एक नई मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो मैं सिर्फ ये गुजारिश करूं कि इसमें पिछली हुकूमत, हम भी चाहते थे 90 दिन में इलेक्शन हो, उसका एक जो लिंक है वो एक फंडिंग के साथ है, जो ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कहा बिल्कुल है। लेकिन क्या हम फिस्कल डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे?
रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ कहते हैं फैज़ाबाद धरने 2017 के इलेक्शन और 9 मई के मास्टरमाइंड्स को सामने लाना ज़रूरी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान खुशाइंद है। हमें रियासत मुखालिफ कहा जाता रहा, हमारे खिलाफ जहन बनाया गया कि ये डाकू और लुटेरे हैं। फैज़ाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन है? 9-10 मई का मास्टरमाइंड कौन था? 2014 में जब चीन के सदर को आने से रोका गया था, ये वही मास्टरमाइंड है? उनके नाम सामने ना आए। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया है। वो इंतहाई जहाँ कौम की ज़रूरत थी, आइनी ज़रूरत थी, वहाँ रियासत की भी ज़रूरत थी और ये बड़ा अच्छा इक़दाम है जिसको पूरी कौम सराहती है। लेवल प्लेइंग फील्ड हर एक को मिलनी चाहिए। हमारे खिलाफ ज़हन बनाए गए कि ये चोर डाकू लुटेरे हैं और रियासत के ख़िलाफ़ एक नौजवानों का कमज़ोर या नापुख्ता ज़हन को इस तरह पुख्ता कर दिया जाए कि शायद उनके अलावा बाकी तमाम रियासत मुखालिफ लोग हैं। क्या इसी तरह रहने दिया जाए? अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम बोले इलेक्शन में सबको मौका मिलना चाहिए, फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा अब अवाम ने फैसला करना है। 11 जमातों ने इख्तिदार के मजे लिए, अब कोई भी नाकामी की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। इंतखाबात की तारीख आते ही MQM भी मुतहर्रिक हो गई। पार्टी ने इंतखाबी सरगर्मियां तेज करने का फैसला कर लिया। हफ्ते को कराची के जिला जुनूबी में बंस रोड पर कॉर्नर मीटिंग होगी। जिम्मेदारान और कारकुनान ने हंगामी तौर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। तमाम रहनुमाओं को मुहिम के लिए अवाम में उतरने की हिदायत भी कर दी गई। आगे बढ़ेंगे, यहाँ आपको बताते चले कि हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी पर IMF का इजहार इत्मीनान। $70 करोड़ कर्ज की किस्त की राह हमवार हो गई। जायजा टीम के हुकाम से अहम मुज़ाकरात, FBR हुकाम की महसूलात पर ब्रीफिंग। मजीद तफसीलात जानेंगे उमर हयात से। जी उमर। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उन मुज़ाकरात में आज FBR से IMF हुकाम के मुज़ाकरात हो रहे हैं और FBR वक्त की जो क़यादत है वो मिशन चीफ नेशन पोर्टर कर रहे हैं और चेयरमैन FBR जो है वो पाकिस्तानी साइड से मुज़ाकरात की क़यादत कर रहे हैं। और FBR की जानिब से जो ब्रीफिंग दी गई है IMF को, उसमें ये बताया गया है कि IMF की शर्त के मुताबिक FBR ने टैक्स छूट खत्म की है और FBR रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से सितंबर जो है वो इनकम टैक्स रिफंड अदायगियों का टारगेट हासिल किया गया है और सितंबर 2023 तक इनकम टैक्स रिफंड अदायगियां 250 अरब रुपए तक महदूद की जानी थी और FBR ने सितंबर 2023 तक इनकम टैक्स रिफंड अदायगियों को 200 अरब रुपए तक महदूद किया है और IMF अदायगियों में बतदरीज कमी की जा रही है और कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए FBR ने पहली छमाही के दौरान टैक्स छूट नहीं दी। रेवेन्यू टारगेट, रिफंड अदायगियां और टैक्स छूट पर IMF शराइत पर अमल दरामद जो है वो जारी है और IMF शराइत पर अमल दरामद करते हुए एमनेस्टी स्कीम भी नहीं मुतारिफ कराएगी और FBR हुकाम की IMF मिशन के साथ तकनीकी मुज़ाकरात की ये पहली मीटिंग थी। जी ठीक है उमर, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान देखा जा रहा है। नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। 100 इंडेक्स 53,000 की सतह अबूर करने में कामयाब हो गया। मजीद जान लेते हैं बोल न्यूज़ नुमाइंदे कफील अहमद से जो इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद हैं। कफील बताइए। मार्केट ने जो है वो एक और माइलस्टोन अचीव करने में जो है वो इंडेक्स कामयाब हुआ है। थोड़ा सा अगर हम ट्रेड स्क्रीन पे अगर जाएं तो इस वक्त मार्केट ने जो है वो खासा पॉजिटिव सेंटिमेंट है ओवरऑल और मार्केट 53,000 की जो सतह है उसको अबूर करने में कामयाब रहा है। मेरे साथ जिब्रान सरफराज हैं जो कि स्टॉक ब्रोकर हैं। जिब्रान, मार्केट में ऐसा क्या हुआ है कि जब हर तरफ जो है वो बहुत तेज़ी का रुझान जो है वो देखा जा रहा है, क्या वजूहत है? देखिए, पहले तो डॉलर के प्राइसेस वो काफ़ी डाउन हो गए थे और उसके बाद जो है इंटरेस्ट रेट भी अनचेंज आया और जो पेट्रोलियम प्राइस उसमें भी काफ़ी गिरावट देखी। इसके नतीजे में तकरीबन मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया और कल जो एक अच्छी खबर जो आई है, इलेक्शन की डेट कॉल हुई है, इसके बाद जो है मार्केट में मज़ीद तेज़ी हो गई और तकरीबन हर सेक्टर, जो सेक्टर नहीं चल रहे थे उन्होंने भी जो है टेक्सटाइल सेक्टर आज नया जो है उसने भी परफॉर्म कर रहा है और मज़ीद जो ऑयल सेक्टर और सब अपनी अपनी जगह परफॉर्म कर रहे हैं। जो है वो जिब्रान मेरे साथ थे, उनका यही कहना है कि ओवरऑल सेंटिमेंट खासा पॉजिटिव है और जो सरमायाकार है उनका एतमाद खासा जो है वो बहाल हो चुका है और मार्केट आगे जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और डॉलर में भी जो है वो आगे आने वाले कफील अहमद बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए।
पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफराद की वापसी का सिलसिला जारी है। अब तक 1,48,000 के लगभग अफराद रजाकाराना तौर पर अफगानिस्तान वापस जा चुके। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में हिरासत में लिए गए अफराद को ट्रांजिट कैंप्स में मुंतकिल किया जा रहा है। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफराद की वापसी का सिलसिला जारी। 1,48,000 के लगभग अफराद की रसाकाराना वापसी। तुरखम के रास्ते 294 अफराद को गुज़िश्ता रोज़ अफगानिस्तान रवाना किया गया। उधर कोयटा में 572 तारकीन वतन को हिरासत में लेकर ट्रांसिट कैंप्स में मुंतकिल किया गया है। अटक में भी 272 अफराद को ट्रांसिट कैंप मुंतकिल किया जा चुका है। कराची में सुराब गोट और अकमान बस्ती में भी गैर कानूनी अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई हैं। पुलिस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन में चादर और चारदीवारी का खास ख्याल रखा जा रहा है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला का सिलसिला जारी है। रावलपिंडी में कायम मुहाजिर कैंप से 33 अफराद को गुज़िश्ता रात डिपोर्ट कर दिया गया है। इस वक्त कैंप में कितने गैर मुल्की मौजूद हैं, जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे वसीम चौधरी से। वसीम, बताइए। कल मुल्क भर की तरह रावलपिंडी में भी जो गैर कानूनी गैर तरीके से मुकीम गैर मुल्की हैं उनके इनखला का सिलसिला शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता रोज़ रावलपिंडी कैंप से तकरीबन 33 अफराद को डिपोर्ट किया गया है। इस वक्त भी इस कैंप में तकरीबन 103 अफराद जो है वो रखे गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर लाए जाने वाले अफराद के लिए तमाम तर इंतज़ामात जो है वो मुकम्मल किए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट को यहाँ पर जो है इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। वो तमाम महाजरीन के लिए इंतज़ामात जो किए गए हैं उनकी देखभाल करते हैं। तकरीबन 470 अफराद के यहाँ पर रहाइश का बंदोबस्त किया गया है। बताया ये जा रहा है कि उनके सफरी दस्तावेज़ात को देखा जाएगा। जिनके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे उन्हें मज़ीद पाकिस्तान में रुकने की इजाज़त दी जाएगी, जबकि जिनके पास सफरी दस्तावेज़ात मौजूद नहीं होंगे उन्हें भी डिपोर्ट किया जाएगा। ठीक है वसीम, आपका बहुत शुक्रिया। इसी सिलसिले में खबर देंगे आपको पंजाब से, जहां गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पनाह और इमलाक किराए पर देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इजलास में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भिजवाने के लिए कार्रवाई तेज़ करने पर इत्तेफाक किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की मदद करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। और अब जिक्र करेंगे गजा की सूरत हाल का, जहां पर सहूनी फौज की जुल्म सितम का सिलसिला ना थमा। जबालिया के बाद बरीच कैंप पर भी बम बरसा दिए गए। वहशियाना कार्रवाई में 15 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया कैंप पर 3 दिन में तीसरा हमला करके मजीद 29 अफराद की जान ले ली गई। मगरबी गजा में स्कूल पर भी बमबारी कर दी गई है, जबकि 5 अफराद शहीद हो गए। शहादतें 9000 से ज्यादा हो गई। हमास ने 4 इसराइली फौजी ठिकाने लगा दिए। सहूनी फौज ने गजा को पूरी तरह घेरे में लेने का दावा कर दिया। गजा में इंसानी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हद तक पहुंच गई है। 46% अस्पतालों ने काम बंद कर दिया। इसराइल ने इमदादी काफलों के लिए मिस्र के रफा बॉर्डर के गेट खोलने से इनकार कर दिया। बहरीन ने कहा है कि वो इसराइल से अपने सफारतकार को वापस बुलाएगा। माशी ताल्लुकात भी खत्म किए जाएंगे। गजा में 46% अस्पतालों ने काम बंद कर दिया। तुर्किश फ्रेंडशिप अस्पताल बंद होने वालों में शामिल है। ताहाल सिर्फ इंडोनेशियन अस्पताल बैकअप जनरेटर पे चल रहा है। अलशिफा अस्पताल में अब सिर्फ चंद घंटों का फ्यूल रह गया, जबकि अलकुद्स की भी यही सूरत हाल है। गजा में वाहिद कैंसर के अस्पताल की बंदिश के बाद तुर्किया यहाँ जेर इलाज मरीजों को तुर्किया के अस्पतालों में लाएगा। तुर्क वजीर खारजा ने ऐलान कर दिया। 130 नौमौलूद इंक्यूबेटर में मौजूद है। 50,000 हमला खवातीन है। यौमिया 183 डिलीवरी केसेस हो रहे हैं। 1000 किडनी डायलिसिस के मरीज हैं। 3,50,000 मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीज भी हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा गजा में इमदाद की फौरी फराहमी पे मुत्तफिक हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने कहा है कि इसराइल मुसलसल हमलों से इमदाद पहुँचाने का काम मुतासिर हो रहा है। इसराइल की मुसलसल बमबारी और इमदादी काफिलों के लिए मिस्र के रफा बॉर्डर के गेट खोलने से इनकार कर दिया है, जिसके बायस इमदादी ट्रकों की कतारें लगी हुई हैं। 7 अक्टूबर से अब तक सिर्फ 250 इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिले की इजाजत दी गई। बहरीन ने कहा है कि वो इसराइल से अपने सिफारतकार को वापस बुलाएगा। माशी ताल्लुकात भी खत्म किए जाएंगे। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों से हमदर्दी। टेनिस स्टार ऑन्स जैबर ने अपनी इनामी रकम फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए अतिया कर दी। मैक्सिको में WTA फाइनल में जीत के बाद उन्होंने गजा की हालत इज़हार पर जज्बाती अंदाज में कहा कि फ़लस्तीनियों के बच्चों की हालत देखी नहीं जाती।
फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती, अरब और अफ्रीकी गुलकार हम आवाज़ बन गए। मशरिक़ी वस्ता और शुमाली अफ्रीका के 25 गुलकारों ने मिलकर दिलों को छू लेने वाला नया तराना राजीन पेश कर दिया। वीडियो से हासिल होने वाली आमदनी फ़लस्तीनी बच्चों के लिए रिलीफ फंड में अतिया की जाएगी। और अब जिक्र क्रिकेट वर्ल्ड कप का। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का अहम मार्का कल बेंगलुरु में होगा। नायब कप्तान शादाब खान की कल भी शिरकत मशकूक है। पाकिस्तानी टीम ने बेंगलुरु में अपनी मशकें शुरू कर दी हैं। एजाज वसीम बाकरी इस वक्त बेंगलुरु में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में मौजूद हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कल न्यूजीलैंड के खिलाफ अहम मैच के लिए अपनी ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया है। 3 घंटे का आज ट्रेनिंग सेशन है पाकिस्तानी टीम का और पिछले 1 घंटे से खिलाड़ी यहाँ पर भरपूर प्रैक्टिस कर रहे हैं। जबकि टीम के हवाले से खबर जो है वो ये है कि नायब कप्तान शादाब खान जो कि ऑलराउंडर हैं पाकिस्तानी टीम के, उनकी कल के मैच में भी शिरकत मशकूक है और आज प्रैक्टिस के बाद तकरीबन यहाँ लोकल वक्त के मुताबिक 1 बजे ये फैसला होगा कि आया शादाब खान वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर मौजूद रहेंगे या उनको पाकिस्तान वापस भेज के इब्रार अहमद को स्क्वाड के अंदर शामिल किया जाएगा। ऐसा फैसला 1 बजे तक मुतवक्की है। जहाँ तक टीम कल जो पाकिस्तान ने मैदान में उतारनी है, अगर एक तब्दीली के चांसेस हैं कि फास्ट बॉलर हसन अली को मौका दिया जा सकता है, लेकिन ये भी इम्कान है कि पाकिस्तान बगैर किसी तब्दीली के उसी विनिंग स्क्वाड ने जिसने कोलकाता में बांग्लादेश को हराया था, उसी विनिंग स्क्वाड के साथ। ठीक है एजाज, आपका बहुत शुक्रिया। इंडिया में जारी वर्ल्ड कप में जुमे को 1 मैच खेला जाएगा। अफगानिस्तान और नीदरलैंड्स मैदान में उतरेंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 1:30 बजे शुरू होगा। इवेंट के पॉइंट्स टेबल पर 6 पॉइंट्स के साथ अफगानिस्तान का 6ठा नंबर है। 6 मैचेस में से 2 मुकाबले जीतने वाली डच टीम की 8वीं पोजीशन है। आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात केस की वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू हो गई है। अटॉर्नी जनरल ने सदर मुमलिकत का खत अदालत में पेश कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात केस की वक्फे के बाद दोबारा समाअत का आगाज़ हो गया है। अटॉर्नी जनरल ने सदर मुमलिकत का खत अदालत में पेश कर दिया है। केस के दौरान इस वक्त समाअत का सिलसिला शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात केस वक्फे के बाद दोबारा इस वक्त समाअत की जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस वक्त इस हवाले से समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात केस की वक्फे के बाद दोबारा समाअत का आगाज़ हो गया है। अटॉर्नी जनरल ने सदर मुमलिकत का खत अदालत में पेश कर दिया है। वक्फे से कबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा की जानिब से इस्तफसार किया गया था कि इस खत पर सदर मुमलिकत के दस्तखत क्यों नहीं है। उसके बाद समाअत में वक्फा था और तफसीलात जान लेते हैं तैयब बलोच से। तैयब, समाअत का दोबारा आगाज़ हो गया है? जी, समाअत जो है वो दोबारा शुरू हो चुकी है। जैसा कि सदर मुमलिकत की जानिब से दस्तखतों का इंतजार किया जा रहा था, जो दस्तावेज़ात अटॉर्नी जनरल की जानिब से पहले पेश की गई थी, उस पर सदर मुमलिकत के दस्तखत नहीं थे। तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा कि सदर हाउस जो है वो दूरी कितना है, तो आप अपने किसी नुमाइंदे को भी भेजेंगे तो वो इस पर दस्तखत करा के ले आएगा। और इस सवाल से चीफ जस्टिस ने वाज़ेह तौर के ऊपर कहा कि चूंकि सदर जो है उनका इस मामले में कलीदी किरदार है, तो हम उस वक्त तक जो है वो दस्तावेज़ात को काबिल कबूल नहीं समझेंगे जब तक सदर मुमलिकत के इसके ऊपर दस्तखत नहीं होंगे। तो इसी बुनियाद के ऊपर जो है वो समाअत में वक्फा किया गया था। तो अब समाअत दोबारा शुरू हो चुकी है, समाअत का दोबारा आगाज हो चुका है। तैयब, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल वक्त शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। आप रहिए बोल के साथ। वेलकम बैक। अभी आपको अहम खबर दें कि इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को इंतखाबात का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया है। बोल न्यूज़ ने इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन की कॉपी भी हासिल कर ली है, जबकि अदालत ने इंतखाबात केस का हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस वक्त समाअत कर रहा था और अब हुक्मनामा लिखवाया जा रहा है। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे तैयब बलोच से। तैयब, क्या तफसीलात हैं? कंक्लूड हो चुकी है और एंड के ऊपर जब सदर मुमलिकत की जानिब से दस्तखत शुदा दस्तावेज़ात जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी तक ये तय नहीं हुआ कि तारीख देने का इख्तियार किसका था। तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अभी जो है वो ऐसी नौबत ना आए तो ही बेहतर है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या इंतखाबात की तारीख के ऊपर सब राजी हैं, तो अदालत में मौजूद तमाम फरीकानों ने उस पर रजामंदी का इजहार कर दिया। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की जानिब
से भी जो है वो आम इंतखाबात का नोटिफिकेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया, जिसमें ये बताया गया है कि आम इंतखाबात जो है वो कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बली पर जो है वो 8 फरवरी 2024 को जो है वो सर अंजाम पाएंगे। तो इस पर चीफ जस्टिस ने सबसे फिर से पूछा तो उन्होंने कहा कि सब राज़ी हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जब सब भी खुश हैं, सब भी राज़ी हैं, तो फिर जो है वो ये मामला बाद में तय कर लेंगे कि तारीख देने का इख्तियार किसको था। अभी अगर अभी सब खुश हैं तो हम इस समात को जो है वो कंक्लूड करते हैं। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो है वो वाज़े तौर के ऊपर अपना हुक्मनामा जो है वो लिखवाना शुरू कर दिया। और चीफ जस्टिस का ये कहना था कि मुशावरत का अमल जो है वो इलेक्शन कमीशन और सदर की जानिब से जो है वो बामी रजामंदी से जो है वो तय पाया। और अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में एज ए फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया। और अब इसमें जो है वो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया और तारीख का तयन भी हो गया। तो चीफ जस्टिस ने आज भी फिर एक दफ़ा वाज़े किया कि अब जो तारीख दी गई है इस तारीख में फिर रद्द बदल की जो है वो किसी को इजाज़त नहीं होगी। तो इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने इस पर रजामंदी का इजहार किया, तो जिसके बाद अब बाज़ाब्ता तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है वो आम इंतखाबात का हुक्मनामा जो है वो डिक्टेट कराया जा रहा है। और अदालती अमला उसको जो है उसको अदालती अमला ने लिखना शुरू कर दिया है। तो आज की समात आप यूँ कह सकते हैं कि मुकम्मल हो चुकी है और अदालत ने इंतखाबात केस का हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया है। तैयब आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल वक्त शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे जराइम की दुनिया से, जहां कराची में स्ट्रीट क्राइम और डकैतों के 27 शहरियों ने लुटेरों से खुद निमटने की ठान ली। कोरंगी नंबर 3 में मिल्क शॉप पर डकैती की कोशिश, दुकान के मालिक ने नाकाम बना दी, फायरिंग करके एक डाकू को हलाक कर दिया। वाकई की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। क्लिफ्टन ब्लॉक 1 में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में जख्मी मुलजिम समेत 2 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। असलहा और मसरूका मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। कस्टम इंटेलिजेंस ने डिफेंस फेज 1 में गोदाम पर छापा मारकर करोड़ों रुपए मालियत के नॉन कस्टम पेड स्पेयर पार्ट्स बरामद कर लिए। कराची के इलाके औरंगी टाउन में अराजी की बंदर बांट की तहकीकात सर्द खाने की नजर हो गई। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने रफाई रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट की जाली लीज जारी की। कराची के इलाके औरंगी टाउन में अराजी की बंदर बांट की तहकीकात सर्द खाने की नजर हो गई हैं। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने रफाई रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट की जाली लीज जारी की हैं। कराची का इलाका है औरंगी टाउन, जहां पर अराजी की बंदरबाट की तहकीकात सर्द खाने की नजर हो गई हैं। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने रिफाई रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट की जाली लीज जारी की। खबर शामिल करेंगे पाकपतन से, जहां संगदिल शौहर ने बीवी से इंतकाम लेने के लिए 2 साला बच्चे को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम राशिद को हिरासत में ले लिया। मुलजिम के बीवी से आए रोज झगड़े होते थे। पाकपतन में संगदिल शख्स ने इंसानियत को शर्मा दिया। मुलजिम राशिद ने 2 साला मासूम बेटे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया और लाश सहन में दफना दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की बीवी आए रोज झगड़ों के बिना पर मैके में थी। इत्तला मिलने पर पुलिस ने बच्चे की लाश बरामद कर ली। जो मुलजिम राशिद है उसके अपनी बीवी के साथ ताल्लुकात ख़राब थे और उसकी बीवी रूठ कर कई माह से मेके चली गई थी और उसको बच्चे संभालने पड़ रहे थे। इनका आपस में तनाज़ा चल रहा था। उस बिना पे मुलजिम ने अपने छोटे बेटे को कत्ल करके उसको सेन में ही दफना दिया। पुलिस ने मुलजिम राशिद को हिरासत में ले लिया। मुलजिम से मजीद तहकीकात जारी हैं। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन, निगरां हुकूमत, फोर्सेज और अस्करी क़यादत का मुल्की सालमियत और मईशत के इस्तेहकाम की खातिर सख्त इक़दाम जारी। 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक मुल्क भर से तकरीबन 4.59 बिलियन रुपए जुर्माना वसूल किया गया, जबकि 5448 से ज़ायद गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं। रावलपिंडी के सरकारी अस्पताल में तज़ीन व आराइश दरवाजे गैर बीमारों के लिए बंद हो गए। होली फैमिली अस्पताल में मौजूद MRI मशीन 4 माह के लिए गैर फाल हो गई। रावलपिंडी से रिपोर्ट कर रहे हैं वसीम चौधरी। रावलपिंडी के 4 सरकारी अस्पतालों में तज़ीन व आराइश, गरीब मरीजों के लिए टेस्ट सेक्शन के दरवाजे बंद। सिर्फ होली फैमिली में MRI मशीन दस्तियाब, लेकिन मशीन गैर फाल, मरीज परेशान।
यहाँ पर जैसे कि एक मतलब सीटी स्कैन, एक्सरे वगैरह, बाकी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ तो उनमें भी हैं, वहाँ पर भी हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, जो इक्विपमेंट वहाँ पर इजीली ले जाया जा सकता है सेफली। मास वाइज जो है एमआरआई की फैसिलिटी बाकी हमारे जो अलाइड हॉस्पिटल उनमें नहीं है, सिर्फ ये हमारे होली फैमिली में है। प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज की चांदी, MRI टेस्ट 9,000 रुपए से 26,000 रुपए तक पहुँचा दिया गया। हुकूमत को चाहिए कि इस हॉस्पिटल के बारे में सोचें, यहाँ पे MRI मशीन आनी चाहिए, जिसकी वजह से और भी मरीजों को फायदा हो और हमें भी हो। तमाम जिम्मेदारों से दरख्वास्त करूंगा कि इस मशीन के लिए कोशिश करें और होली फैमिली को भी ओपन करें। MIR मशीन जो है हमको यहाँ से बाहर से लोड करने के लिए, यहाँ से टेस्ट लेने के लिए 20 से 25-30 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं। यहाँ पे किसी हॉस्पिटल के अंदर और होली फैमिली के अलावा नहीं है। शहरियों का मुतालबा है कि MRI की सहूलत तमाम सरकारी अस्पतालों में मौजूद होनी चाहिए। जनवरी 2024 तक दोबारा अस्पताल को फाल कर दिया जाएगा ताकि यहाँ पर मरीज़ जो है वो अपना इलाज मुआवजा जारी रख सके। कैमरामैन शबीर अहमद के साथ वसीम चौधरी, बोल न्यूज़, रावलपिंडी। और अब कुछ बात कर लेते हैं रेकोडेक मंसूबे की, जो पाकिस्तान के लिए उम्मीद की किरण बन गया है। SIFC और गैर मुल्की कंपनी बैरिक के इश्तिराक से बलूचिस्तान में रेकोडेक मंसूबे पर काम शुरू हो गया। मंसूबा तकरीबन 7,500 लोगों को रोजगार फराहम करेगा। रेकोडेक मंसूबा पाकिस्तान की तरक्की का बड़ा संग-मील। बलूचिस्तान में रेकोडेक के मकाम पर 5 अरब 87 करोड़ टन के तांबे के ज़खायर मौजूद हैं। रेकोडेक में 42 मिलियन औंस सोने के ज़खायर भी मौजूद हैं। मादनियात की कंपनी बैरिक रेकोडेक में $7 बिलियन की सरमायाकारी करने की ख्वाहिशमंद है। माहिरीन ने मंसूबे को मुल्क की तरक्की का अहम संग-मील करार दिया है। SIFC और बैरिक का इश्तिराक बलूचिस्तान की खुशहाली के लिए भी अहम तरीन करार दिया जा रहा है। रेकोडेक मंसूबे से 2028 तक पहली पैदावार का हदफ मुकर्रर किया गया है। आगे बढ़ेंगे। सऊदी हुकूमत ने मुसाफिरों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। परवाज की रवानगी में ताखीर और मनसूखी पर मुसाफिरों को एयरलाइन मुआवजा अदा करेगी। एयरलाइन मुसाफिरों को परवाज के 6 घंटे से जायद ताखीर पर फीकस 750 रियाल देने की पाबंद होगी। परवाज की मनसूखी की सूरत में एयरलाइन मुसाफिरों को 150% टिकट की अदायगी करना लाजमी करार दे रही है। तफसीलात जान लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ आसिम भट्टी से। आसिम, क्या तफसीलात हैं? देखिए, सऊदी अरब में देखा जाता था कि मुख्तलिफ एयरलाइन जो है वो माजी में देखा गया जिनमें ताखीर होती थी या परवाज़ें मनसूख करते थे, उसकी जानिब उनके लिए सऊदी हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि अब कोई भी एयरलाइन अगर ताखीर होती है या मनसूखी होती है तो उसका अजाला उनको करना पड़ेगा। जो मुसाफिर जो उसमें उनको मुसाफिरों को जो है न सिर्फ सफरी सहूलियात बल्कि होटल के अखराजात भी उसी एयरलाइन को बर्दाश्त करने पड़ेंगे। साथ ही साथ जुर्माने के तौर पर मुसाफिरों को फी का रियाल 750 भी देने का पाबंद किया गया है। परवाज की मनसूखी की सूरत में एयरलाइन मुसाफिरों को 150% टिकट की अदायगी करना लाजिम करार दी है। सऊदी एविएशन इमिग्रेशन के बाद मुसाफिरों को ऑफलोड करने पर टिकट की सूरत में 200% मुआवजा अदा करने पर एयरलाइन पर लाजिम होगा, जबकि व्हील चेयर मुसाफिरों को सहूलत मैसर ना करने पर जो एयरलाइन है वो 500 सऊदी रियाल देना लाजिम करार दिया गया है। आम खबर दें आपको डेरा इस्माइल खान से, जहां पर धमाके की आवाज सुनी गई है और ये बताया जा रहा है कि टांक अटक चौक पर यह धमाका हुआ है। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ जाहिर शाह से। जाहिर शाह, क्या तफसीलात हैं? जी, इब्तिदाई इत्तलात जो मौसूल हो रही है उसके मुताबिक 112 पुलिस का ये कहना है कि टांक अड्डे के करीब डेरा इस्माइल खान शहर है, वहाँ पे धमाका हुआ है। ये धमाका हुआ है, इसमें कई अफराद के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं और हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है, लेकिन इस वक्त बाकायदा तस्दीक से नहीं कहा जा सकता कि कितने अफराद जहाँ भाग क्या जख्मी हुए, लेकिन मसरूफ इलाका है, बाजार है, इसमें हलाकतों का खदशा हो सकता है। पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है कि इस वक्त जाए वकुआ पर रेस्क्यू के इदारों और पुलिस की भारी नफरी को जो है भिजवा दिया गया है और हालात का जायजा लिया जा रहा है। इस इलाके में धमाके के बाद काफी ज्यादा भगदड़ मच गई है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कई अफराद जहाँ बहक और जख्मी हो सकते हैं इस धमाके के नतीजे में। फिलहाल धमाके की नौयत के हवाले से नहीं बताया जा सकता, लेकिन इस बात की तस्दीक की है पुलिस ने कि धमाका जो है वो पुलिस मोबाइल वैन के करीब किया गया है। अच्छा, जाहिर कितने जख्मी हैं, कुछ इस हवाले से मालूम हो सका है? जी बिल्कुल, पुलिस का ये कहना है कि कई अफराद जख्मी हुए हैं, इसमें उन्होंने हिलाकत का खदशा भी जाहिर किया है। रेस्क्यू 112 का ये कहना है कि उन्होंने जो है जाए वकुआ पर रेस्क्यू की कार्रवाइयों के लिए अपनी टीमें भिजवा दी हैं। ताहम अभी तक हालातों की तस्दीक के हवाले से किसी किस्म की बात नहीं की जा सकती। पुलिस ताहम ये कह रही है कि धमाका हुआ है,
पुलिस मोबाइल वैन के करीब, लेकिन धमाके की नौयत अभी तक मालूम नहीं हो सकी कि आया ये कोई प्लांटेड बॉम्ब था या कोई खुदकुश हमला। लेकिन बहरहाल जोरदार धमाका एनी शाहिदीन के मुताबिक हुआ है, जिसके बाद जो है वो पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और रेस्क्यू इदारे जो है जाए वकूआ पर पहुंच रहे हैं। डेरा इस्माइल खान में टांक अड्डा चौक के करीब धमाका हुआ है। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि पुलिस वैन को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। धमाके की नौयत के हवाले से अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता और इत्तलात ये हैं कि ज़ख्मी भी कई अफराद हुए हैं। ज़ाहिर शाह आपसे मज़ीद भी अपडेट्स देते रहेंगे। फिल वक्त शुक्रिया। अवाम ने फौजी अदालतों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। अवाम ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलिट्री कोर्ट्स का बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना खुश आइंद है। फौजी अदालतों में मुकदमा चलने से दहशतगर्दों को रिलीफ नहीं मिलेगा। अवाम ने मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर नजरसानी करे। कि मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की लहर है और इसका कला कुमा करने के लिए जिस तरह से मिलिट्री कोर्ट्स बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और केसेस को तेजी से प्रोसेस करते हैं, तो ये बड़ी एक ज़बरदस्त और खुशाइंद बात है। मौजूदा दौर में फौजी अदालतों में जो दहशतगर्दी के खिलाफ केसेस चल रही है, तो उस दहशतगर्दों को रिलीफ नहीं मिल रही, लिहाजा फौजी अदालतों पर हम पहर भी करते हैं और फौजी अदालतों को हम अप्रिशिएट करते हैं। मेरा खबर है सीधा फौजी अदालत खत्म शुने बेखो अलका दगा खशे वाकी या तरागरी दौरानकारी खशे वाकी तो जब फौजी अदालत ने की चलेगा अमनी खुदी का अमन रही, तो इसको और करना चाहिए। इसमें 4 जज ने फैसला दिए, एक ने अपने साथ महफूज कर लिया है, तो इसके दोबारा गौर करना चाहिए और इसको वापस लेना चाहिए। खबर शामिल करेंगे लाहौर हाई कोर्ट से, जहां धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रीज को सील रखने का हुक्म दे दिया गया। धुएं का तदारुक ना करने वाली फैक्ट्रीज को गिराने का इंदिया भी दे दिया गया। इस मौके केस की समाअत के दौरान अदालत ने हुक्म दिया कि महकमा पुलिस धुआं फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी एक्शन ले। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, धुएं का तदारुक ना करने वाली फैक्ट्रियों को गिराने का इंदिया। फैसले में अदालत ने कहा सनतों के मालिकान से हल्फनामे लिए जाएं, अगर स्मोक फैलाई तो उनकी फैक्ट्रियों को गिरा दिया जाएगा। अदालत ने ज़िला अदलिया को सील की गई फैक्ट्रियां खोलने और हुक्म इम्तनाई जारी करने से भी रोक दिया। कहा धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियां इसी अदालत के हुक्म से डी सील होंगी। अदालत ने कहा PDMA सोया हुआ है, हम इसे जगाते हैं। हेल्पलाइन और वेबसाइट के बारे में आवाम को मालूमात फराहम करें, इश्तिहार दें और पैमरा से बात करें। कमिश्नर लाहौर ने बताया कि इश्तिहार आ गया है जो इतवार के अखबारात में लगवाया जाएगा। और अब जिक्र मौसम का। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों को खुश्क सर्दी ने लपेट में ले लिया है। महकमा मौसमियात ने बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क जबकि बालाई इलाकों में सर्द रहने की पेशगोई कर दी। जबकि दूसरी जानब पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे धुंध का राज रहा। कराची में गर्मी की लहर बरकरार है। नवंबर आ गया मगर बारिशों की खबर न लाया। भीगी सर्दियों के मतवालों का इंतजार तवील हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में खुश्क सर्दी ने डेरे डाल लिए। महकमा मौसमियात ने मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क जबकि बलाई इलाकों में सर्द रहने की पेशगोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सर्दी की लहर बरकरार। दर्जे हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया। लेह में -4 और कलाम में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान में जाड़े ने रंग जमाना शुरू कर दिया। कल रात में 3 और कोयटा में पारा 7 तक गिर गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध ने मंजर धुंधला दिए। मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे धुंध का राज रहा। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी का राज बरकरार है। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम ख़ज़ा से इलाके का हुस्न और ज़्यादा निखर गया है और हर जानिब जर्द माइल पत्ते खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम ख़ज़ा के हवाले से जान लेते हैं बोली उसके नुमाइंदे नदीम खान से। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान का मौसम जैसे ही तब्दील हुआ है तो पत्तों ने जो है अपना रंग तब्दील कर दिया है और जर्द माइल पत्ते हर जानिब गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में खूबसूरती पेश कर रहे हैं। बड़ी तादाद में सयाह वो खुसूसी तौर पर यहाँ आते हैं और अपनी तस्वीर कशी करते हैं। इन खूबसूरत लम्हात को, इन खूबसूरत मनाजिर को जो है अपने कैमरों में कैच करते हैं। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि इस तरह की सूरत हाल और इस तरह के नज़ारे जो है वो आपको गिलगित बल्तिस्तान के तमाम 10 अजला में देखने को मिलेंगी। जी, वफाकी हुकूमत का यौम इक़बाल के मौके पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। आम तातील का काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। 9 नवंबर को पूरे पाकिस्तान में शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह के यौम पैदाइश को मनाया जाएगा। फितरी हुस्न से माला माल गिलगित बल्तिस्तान अपने दामन में खुश रंग फूलों के साथ खुश जायका फल भी रखता है जो जायके में अपनी मिसाल आप हैं।
आँखों को ठंडक देते नज़ारे और ज़बान को लज्जत देते फल। गिलगित बल्तिस्तान के दरख्त सिर्फ गुल नहीं खिलाते, उनकी शाखों पर फल भी झूलते हैं। सयाहों की इस जन्नत में इन दिनों सेब का सीज़न चल रहा है। 5 स्टार सेब अपने नाम की तरह 5 स्टार है। सैर सपाटे के लिए आने वाले सेब भी संग ले जाते हैं। यहाँ पे जितनी इकसाम मैंने सेब की देखी हैं, इतनी तो मैंने कभी मंडी में नहीं देखी जितनी इकसाम के यहाँ पे सेब पड़ा हुआ है। और बहुत अच्छा लगता है, खुशबू इसकी बहुत दूर तक इन सेबों की जा रही है और बड़ी मशहूर कौन खुशबू है। सेब के अलावा गिलगित बल्तिस्तान के खुश्क मेवाजात भी खास पसंद किए जाते हैं। यही वजह है कि सयाहत के साथ खुश्क मेवाजात का कारोबार भी फल फूल रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के फलों को हुकूमती सतह पर तिजारत का दर्जा दिया जाए तो इसके किसानों और इलाकाई मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हो सकते हैं। कैमरामैन फरमान करीम बेग के साथ नदीम खान, बोल न्यूज़, गिलगित। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 10 रोज़ा सकाफती मेले का आगाज़ आज होगा। इफ्तिताही तकरीब से कबल तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। लोगों की बड़ी तादाद लोग विरसा पहुँच गई। इससे मुताल्लिक़ मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद आली जह खान से। पाकिस्तानी गुलकारा रेशमा को मद्दाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए। रेशमा ने पाकिस्तान में मकबूल गीत गाए और 80 की दिहाई में गीत लंबी जुदाई ने उन्हें शोहरत के उफक पर पहुंचा दिया। मारूफ फोक गुलकारा को बुलबुल सहरा का लक़ब भी दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी और फिर सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।